हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋषि गुप्ता और आज हम PT2 का ANTS पेपर में पेपर नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। करा पार्टिकल कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, v2 एंड v3 रिस्पेक्टिवली। तो अगर आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सर मेरे पास एक पार्टिकल है जो 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस का, यानी 1/3 टोटल डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूं कि s है, तो बच्चे s/3 डिस्टेंस और s/3 और s/3 डिस्टेंस, ये यहां से यहां v1 वेलोसिटी से चल रहा है, s/3 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से चल रहा है और s/3 डिस्टेंस v3 वेलोसिटी से चल रहा है। कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल की एवरेज स्पीड मुझे पता करनी है और वो एवरेज स्पीड ये बोल रहा है n टाइम्स v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 इस तरह से दिया है, जिसमें n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, राइट। अब अगर मैं यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो आपको दिख रहा है सर पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा सर s डिवाइड बाई टाइम। मुझे नहीं पता, टाइम मुझे एक बार निकालना पड़ेगा। मैं एक बार टाइम निकालने की बात कर लेता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ चलने में टाइम लगा t1, यहाँ से यहाँ उसको जाने में टाइम लगा t2 और यहाँ से यहाँ जाने में इसे टाइम लगा t3। तो टोटल टाइम इंटरवल अगर आप देखेंगे तो वो t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा। जहाँ पे अगर मैं t1 की बात करूँ तो आपको एक फॉर्मूला पता है सर, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो इसकी स्पीड थी वो vn थी और डिस्टेंस ट्रैवल था वो s/3 था। तो आप अगर t1 टाइम के लिए केवल लिखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा सर टोटल डिस्टेंस चला s/3 इक्वल टू वेलोसिटी था v1 इंटू टाइम लगा t1। तो यहाँ से आपको t1 की वैल्यू मिल जाएगी s/3 v1, इसी तरह t2 की वैल्यू मिल जाएगी s/3 v2 और इसी तरह बच्चे t3 की आपको वैल्यू मिल जाएगी s/3 v3। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट करेंगे टोटल टाइम का, वो हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो टोटल डिस्टेंस हो गया s, t1 की वैल्यू हो जाएगी s/3 v1 प्लस s/3 v2 प्लस s/3 v3। आप अगर यहाँ से s डिवाइडेड बाई s/3 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ये s से s चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v2 v3 प्लस v1 v2 प्लस v3 v1। तो आप अगर देखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 3 के इक्वल। तो जो आंसर है मेरा वो आंसर मेरे पास आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, सही है, n की वैल्यू 3। वैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक सिंपल सा फॉर्मूला भी आता है कि सर सेम अगर डिस्टेंस इंटरवल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखे रहते हो कि सर अगर दो तरह से v1 v2 v3 से 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस, तो वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट ये उसका बेसिक आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और वो पार्टिकल मूव कर रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इक्वल टू 16t माइनस 2t स्क्वायर से। कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल ड्यूरिंग 2 सेकेंड इज s1 एंड ड्यूरिंग 6 सेकेंड इज x2। अब यहाँ पे देखना s1 एंड s2 है क्या सर, ये s1 है आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल। आपको एक चीज हम लोगों ने बताया भी होगा, जब भी क्वेश्चन में ऐसी बातें हो जाए कि सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो इसमें आप थोड़ा सा ना कॉन्शियस माइंड में हमेशा रखे रहना कि सर आपको ये पता है कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल सर एक लीनियर मोशन कर रहा है और अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, तो सर जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस होगा, ये बात बिल्कुल सही है। बट सर अगर समहाउ मैं ये कहता हूं कि क्या अगर पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज कर देता है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है? नहीं। तो फिर मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए सर उसके पाथ पे जाना पड़ता है। ये आपको बोला भी गया होगा कि सर डिस्टेंस हमेशा पाथ लेंथ के इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक करूंगा, ये चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। ठीक है, तो एक बार इस चीज को देख लेते हैं कि सर अगर मेरे पास ये पार्टिकल है और पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 पे अगर आप पुट करेंगे तो सर x इक्वल टू वैल्यू 0 आएगी।
अच्छा, यहां से शुरू हो रहा है पार्टिकल, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी सर dx बाई dt अगर निकालूं तो आ जाएगा 16 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, और dx बाई dt हो जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि हो जाएगी 16 माइनस 4t। अगर आप यहां पे देखें t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की जो स्पीड है t इक्वल टू 0 पे वो है 16 मीटर पर सेकेंड। क्या यहां तक बात सही है? अच्छा, अब देखना सर वेलोसिटी सर जीरो कब होगी, किस टाइम पे? तो आप यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो करते हैं तो 16 माइनस 4t इक्वल टू 0 आएगा, t की वैल्यू आपकी आ जाएगी सर 4 सेकेंड, यानी वेलोसिटी इसकी जीरो होगी एट 4 सेकेंड, यानी x इक्वल टू 0 से लेके या t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 के टाइम पे ये रेस्ट पे आ गया होगा, और उस टाइम पे x की वैल्यू ध्यान से देखना, तो x की वैल्यू अगर मैं देखूं सर t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना होगा, तो t इक्वल टू सर 4 सेकेंड पे x की वैल्यू है 16 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 कर देता हूं माइनस 2 इंटू 16 हो जाएगा 16 इंटू 4 माइनस 2 2, यानी 16 इंटू 2 यानी 32 मीटर हो जाएगा। ये x की वैल्यू 32 आ चुका है, यानी 0 से 4 सेकंड तक यहाँ पे गया, और उसके बाद इसका अगर आप देखोगे वेलोसिटी नेगेटिव आने लगेगा। अगर t की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो जाएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा, यानी बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा। यानी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको ये मिलेगा कि ये पहले इस डायरेक्शन में चलेगा और उसके बाद 4 सेकंड पे रुकेगा और बैकवर्ड आ जाएगा सर t इक्वल टू 6 सेकंड पर। और देख लेते हैं सर x इक्वल टू t इक्वल टू 6 सेकंड पर क्या वैल्यू आ रही है। तो सर 6 सेकंड के लिए आप वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर देंगे t की वैल्यू, तो 16 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर 96 माइनस 72 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, यानी ये वैल्यू x इक्वल टू 24 मीटर आ जाएगा। सही है यहाँ तक कहानी। और देखना अब ये कह रहा है सर S1 क्या है 2 पर, डिस्टेंस जो 2 चला वहां तक की डिस्टेंस है। तो एक बार मैं निकाल लेता हूँ x इज टाइम इज x t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड पे लिखूंगा तो 16 इंटू टी की वैल्यू 2 पुट करूंगा माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 24, यानी ये यहाँ पर होगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, यहाँ पे 24। अब ध्यान से देखना जो कहने वाली बात है, मैं एक अगले पेज में इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। यानी बेसिकली पार्टिकल कैसे चल रहा था सर, पार्टिकल आप देखेंगे तो x इज t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पर था, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x इक्वल टू 24 पर था, अगर आप प्रीवियसली देखेंगे x इक्वल टू 24 पर था, फिर t इक्वल टू 6 सेकेंड पर x इक्वल टू आप अगर देखेंगे तो ये 32 पर था, 32 पर था, और फिर t इक्वल टू 6 ये t इक्वल टू 4 सेकेंड है, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे फिर x इक्वल टू 24 हो गया। तो S1 मेरे पास है बच्चे, S1 है 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड में गया और यहाँ पे x 0 था, यहाँ पे 24 था, तो वो 24 हो गया। S2 कितना था, S2 मेरे पास था सर x इक्वल टू t इक्वल टू 6 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ से यहाँ ध्यान से देखना, पहले यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया तो x की वैल्यू 32 थी, और आप यहाँ पे देखेंगे ये जो डिस्टेंस है ये होगा 32 माइनस 24, 32 पूरा था, ये 24 था, ये 32 माइनस 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर। तो S2 की वैल्यू आप देखेंगे पहले 32 चला, फिर बैकवर्ड आया 8 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 32 प्लस 8 यानी 40 मीटर। और आपको वैल्यू निकालना है 3S1 डिवाइड बाई S2 का, राइट, सॉरी 3S2 डिवाइड बाई S1 का। तो 3S2 की वैल्यू है 40 डिवाइड बाई S1 की वैल्यू है 24, तो ये 8 हो जाएगा, ये 10, ये 2 और ये 5 हो जाएगा। तो आंसर जो आपका आएगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ तक बात सही है? आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखो ध्यान देने वाली बात यही है कि सर जहाँ पे भी आपको डिस्टेंस वर्ड मिले वहाँ पे थोड़ा केयरफुल ज़रूर हो जाना। क्वेश्चन एक बार 3 पे चेक करते हैं क्या सीन चल रहा है। कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल। तो आप अगर देखें तो ये मैंने एक
वेल बना दिया है, एक स्टोन मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और कह रहा है ऑफ वाटर h बिलो द टॉप, तो यहाँ से यहाँ की जो यहाँ पे जो वाटर है वो h हाइट डाउनवर्ड में है, एंड वेलोसिटी v ऑफ द साउंड, यानी साउंड की वेलोसिटी v है, द टाइम t आफ्टर ड्रॉपिंग द स्टोन एट विच स्प्लैश इट्स हर्ट, यानी जब आप इस बॉल को ड्रॉप करना शुरू करते हो उसके बाद से यहाँ पर जो बंदा खड़ा है उस बंदे को ये पानी की आवाज़ यानी हर्ड ऑफ स्प्लैशिंग कब सुनाई देगा, इसकी कहानियाँ। ठीक है, तो आपको बहुत सिंपल सा आइडिया है कि सर ये जब बॉल यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसे मान लेता हूँ टाइम लगा t2 t1, और यहाँ से जब साउंड इस डायरेक्शन में आएगा उसे टाइम लगेगा t2, तो इसको जब साउंड सुनाई दिया तो t टोटल आपका जो निकलेगा वो t टोटल होगा सर t1 प्लस t2। यहाँ तक कहानी सही लग रही है? बिल्कुल बात सही है ना। अब अगर मैं बात करूँ कि सर यहाँ पे ये वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो आपको ये पता है कि सर बॉल को यहाँ से जब यहाँ तक ड्रॉप कर रहा हूँ तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, a का एक्सेलरेशन होगा g, इस बॉल का एक्सेलरेशन g, तो t1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख दूँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ से यहाँ जब बॉल ड्रॉप होगा सर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया h, सर इनिशियल वेलोसिटी 0 था प्लस हाफ एक्सेलरेशन g था इनटू t1 स्क्वायर होगा, जहाँ पे t1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2h बाई g अंडर रूट। सही है। अच्छा, यहाँ से यहाँ t1 तो आ गया, अब यहाँ पर जो बॉल जा रहा है वो बॉल आप अगर ध्यान से देखो तो अब v ऑफ साउंड कितना दे रखा है, साउंड की वेलोसिटी दे रखा है सर v है, और सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और वेलोसिटी साउंड की v है और ये डिस्टेंस h ट्रेवल करना है, तो h की वैल्यू v इंटू यहाँ से यहाँ साउंड को जाने में लगा टाइम t2, तो t2 की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन v, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी प्लस h बाई वी, यानी आप अगर यहाँ पे आंसर देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही है, तो ऑप्शन बी मेरे पास यहाँ पे कहानी सही है। चलो अब नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ग्राफ बिलो गिव अस कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन। तो आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है x वर्सेस t का ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड इज, सिर्फ फर्स्ट 20 सेकेंड, इसके पहले 20 सेकेंड में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो मुझे पता करना है, राइट। तो आपको ये भी पता है सर, क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं देखूं तो आपको पता है एरिया अंडर कर्व, एरिया से वैसे भी यहाँ पे मतलब नहीं होगा, मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज का आपको फॉर्मूला पता है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब आप यहाँ देखें सर, एट t इजकल टू 0 पर जो पार्टिकल है वो x इजकल टू 100 पे है, राइट, और एट t इजकल टू 20 सेकेंड पे जो पार्टिकल है वो x इजकल टू -100 पे है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा 100 माइनस ऑफ -100 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो लगेगा वो लग रहा है 20, यानी आप देखेंगे ये 200 डिवाइड बाई 20 होगा, यानी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 भी नहीं, ये होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन, अच्छा 10 भी नहीं होगा, -10 होगा, रीज़न भी क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपके पास होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, राइट। यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन की भी बात कर रहा है, अगर मुझे ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहा है तो मैं उसको डायरेक्शन की बात ज़रूर बोलूँगा। फाइनल कितना है सर, -100 माइनस ऑफ इनिशियल कितना है, x इनिशियल t इक्वल टू 0 पे 100 है, डिवाइड बाई 20 होगा, ये हो जाएगा मेरे पास -10 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर मेरे पास जो आने वाला है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं साइन भी क्यों रखा, क्योंकि मुझे ऑप्शन में दिख रहा था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यानी नेगेटिव साइन मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में या उसके डायरेक्शन के बारे में बता रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन वन डायमेंशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल द रिलेशन बिटवीन पोजीशन x एंड टाइम, x और टाइम के बीच का पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू t दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या कह रहा है, एक बार ऑप्शन यहाँ पे जरूर पढ़ लेना ताकि आप उस चीज पे फोकस कर सको। रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी बेसिकली एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, राइट। तो एक बार एक्सेलरेशन अपन देख लेते हैं, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको 2-3 चीजें पता है। एक तो एक्सेलरेशन होता है आपके पास सर dv बाई dt, और एक एक्सेलरेशन होता है v इंटू dv अपॉन dx, राइट। ये दो बेसिकली आपको आइडिया है। तो यहां से अगर आप इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आप यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो x का अगर या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये हो जाएगा 2x dx बाई dt प्लस 2x का हो जाएगा dx बाई dt, और ये हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा 2x इंटू वेलोसिटी v प्लस 2 dx बाई dt, मेरे पास v के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। v कॉमन ले लूंगा या 2v कॉमन ले लूंगा तो 2v ये x हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब सर अगर मैं dv बाई dx निकाल लूं तो सर मेरा एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। अब dv बाई dx निकालने के लिए क्या करोगे सर, इस इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, तो ये मेरे पास आ जाएगा dv बाई टाइम के नहीं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो वो आ जाएगा dv बाई dx। dv बाई dx कितना हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 के पावर स्क्वायर, और ये माइनस साइन के साथ एक आ जाएगा। सही है इसका डिफरेंशिएशन। और मेरे पास अगर आप एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास हो जाएगा v dv बाई dx, जहां पे v की वैल्यू कितनी है सर 1/2 x प्लस 1, और dv बाई dx की वैल्यू है -1/2 x प्लस 1 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -1/4 x प्लस 1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब चूंकि x इक्वल टू 0 से चलना शुरू हुआ है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। यानी सर नेगेटिव साइन मुझे रिटार्डेशन बता रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है 1/4 x प्लस 1। यानी आप अगर इसका आंसर देखें तो आंसर आपके पास इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। सही है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी सही पता चल चुका होगा, क्योंकि 4 में से केवल एक ही ऑप्शन सही है, तो मैं बाकी सबको ध्यान नहीं दूंगा, मुझे ऑप्शन ए भी सही लग रहा है। चलो बाकी और भी क्वेश्चन है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर एक बार 6 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट सम एंगल पासेस थ्रू द पॉइंट 3r/4, i/4 और रेंज इसका r है। तो ये कह रहा है सर मेरे पास एक पार्टिकल है जिसको मैं प्रोजेक्टाइल किया हूँ, और प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव किया है जिसका रेंज r है, और ये सम किसी पॉइंट पे 3r/4, तो ये पॉइंट हो गया 3r/4, r/4, ये इस कॉमा जा रहा है, एंड एज्यूमिंग पॉइंट ऑफ फायर इज ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है, 0,0 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ ये कह रहा है सर हॉरिजॉन्टल एंगल y एक्सिस से जो वर्टिकली अपवर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये कह रहा है सर थीटा की वैल्यू अल्फा π/180 दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। चलो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट समझ के आ रहा होगा कि सर यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन लगाना है। आपको पता है y इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है x tan थीटा 1 - x अपॉन r, ठीक है। ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का फॉर्मूला है, जहां पे अगर आप ये पॉइंट देखें तो ये वैल्यू आपको कोऑर्डिनेट देगा x का, और ये वैल्यू आपको कोऑर्डिनेट देगा y का। तो सर ये कोऑर्डिनेट इस प्रोजेक्टाइल पाथ पे मैं क्या करता हूं, पुट कर देता हूं। तो y की वैल्यू है मैं पुट कर देता हूं r/4, x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये है 3r/4, ये हो जाएगा मेरे पास tan थीटा 1 - x की वैल्यू है 3r/4 डिवाइडेड बाई r, जो r/4 से r/4 यहाँ पे चला जाएगा, 1 = 3 tan थीटा, और यहाँ से r चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - 3/4, ये कितना हो जाएगा 1 = 3 tan थीटा, और ये हो जाएगा 4 - 3 1/4,
यानी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/3, यानी थीटा की वैल्यू आप देखोगे तो आपको 53 डिग्री मिलेगी। 53 डिग्री का मतलब कितना हुआ सर, इसको मैं रेडियन में लिखूंगा तो 53 पाई/180 रेडियन बोल सकता हूँ। यानी यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो आपके पास 53 मिल रही है, यानी आपके जो आंसर है वो ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑन अ इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, यानी इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइन एंगल दे रखा है सर, वो कितना दे रखा है, ये मुझे 30 डिग्री दे रखा है। एंड कहाँ गया, विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट ऑफ द इंक्लाइन विद वेलोसिटी 60 डिग्री कह रहा है सर, विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे है, फ्रॉम द फुट ऑफ द इंक्लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ √10√3, यानी सर हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इस बॉल को मैं कर रहा हूं सर, 60 डिग्री पे मूव करा रहा हूं, कितने पर सर 10√3 मीटर पर सेकेंड पे। अगर यहां से यहां तक की एंगल 60 डिग्री है तो बताना अभी ये जो प्रोजेक्टाइल एंगल है क्या वो भी 30 डिग्री होगा सर, ये भी बात बिल्कुल सही है। नाउ कह रहा है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, इसका द नेक्स्ट टाइम इन विच बॉल विल हिट द इंक्लाइन प्लेन, यानी सर इंक्लाइंड प्लेन पे ये बॉल जब ट्रैवल करेगा तो ये फिर कब उसको हिट करेगा, इसके बारे में बात कर रहा है। यानी सर यहां से चलते हुए जब यहां पे ये पहुंचेगा तब, यानी बेसिकली ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं। तो आपको भी एक फॉर्मूला पता है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू होता है वो होता है 2u परपेंडिकुलर डिवाइड बाय जी परपेंडिकुलर। यू परपेंडिकुलर क्या है सर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मेरे वेलोसिटी का कंपोनेंट है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो जी का कंपोनेंट है। अब सर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये मेरे पास एंगल 30 डिग्री है और ये मेरे पास वेलोसिटी का भी एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री क्यों, क्योंकि सर 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से मान रहा था, ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। अब सर इसका अगर आप कंपोनेंट ले लेते हैं, कंपोनेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है सर, एक सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा जो कि है ये 10√3, तो u परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 10√3 sin 30, और सर ये सही है। और g यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, तो g परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर, g परपेंडिकुलर आप देखेंगे तो ये 30 है, ये 60 है, ये भी एंगल 30 होगा, यानी g cos 30 वैल्यू आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर टोटल टाइम पीरियड का वैल्यू लिखें 2, u परपेंडिकुलर है 10√3 sin 30 डिवाइडेड बाई g परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास g cos 30, तो ये हो जाएगा 2 × 10√3 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 है, और sin 30 अपॉन cos 30 ये हो जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 जो कि आ जाएगा मेरे पास 2 सेकेंड। यानी अगर यहाँ पे आंसर देखूँ तो ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। बोलो बात क्लियर है? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन 7 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टू ट्रेन A and B which are 100 km apart and traveling towards each other different track with each having initial speed 50 km/h. The train accelerates 20 km/h and train B retards at rate 20 km/h. The distance covered by train A when they cross each other. ध्यान से देखना सर, टू ट्रेन A and B which are 100 km apart, तो मेरे पास एक ट्रेन है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहे थे बच्चे, जबकि मैंने सेम डायरेक्शन में ले लिया था, बट ठीक है, ये 50 km/h हो जाएगा, और एक एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ट्रेन ए का 20 km/h स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मैं कितना ले लेता हूँ सर, रिटार्डेशन हो रहा है तो इसका रिटार्डेशन में अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा जो कि होगा इस डायरेक्शन में 20 km/h स्क्वायर। ठीक है, तो ये ट्रेन भी रिटार्ड हो रहा है और ट्रेन ए इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैं अगर ये पता कर लूँ कि सर दोनों किस टाइम पे एक दूसरे को क्रैश कर रहे होंगे तो मैं आराम से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए भी लिख सकता हूँ। तो मैं एक बार इस चीज़ को निकालने के लिए ऑब्जर्वर बी को ले लेता हूँ, और बी को ऑब्जर्वर लेने के लिए मुझे बी को क्या करना पड़ेगा सर, रेस्ट पे लाना पड़ेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में ट्रेन ए देखना किस तरह से मूव कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रेन ए है उसकी जो वेलोसिटी है वो 100 km/h हो जाएगी।
ठीक है। और एक्सेलरेशन आप देखोगे तो एक्सेलरेशन सर इसको जीरो करने के लिए आप इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ऐड करोगे, इसमें भी उतना ही ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और इनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो सर ए को बी तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना है 100, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो हो जाएगा और बी के रिस्पेक्ट में ए का जो वेलोसिटी है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। तो सर आप एस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगाएंगे, उसको क्रॉस करने के लिए ए को बी तक पहुंचना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 100, वेलोसिटी है 100, टाइम है टी, टी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 आवर। अब इन 1 आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए से जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा होगा वो क्या होगा ये देख लेते हैं। सर ए की जो इनिशियल स्पीड है 50 है, एक्सेलरेशन 20 है, तो इन 1 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी सर 50 है, टाइम 1 हो गया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 20 है और टी स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10 जो कि हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो जो आंसर होगा इसका आंसर आपके पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले एक बार वो टाइम निकाल लेता हूं जब ए बी से कोलैप्स करेगा, कोलैप्स नहीं करेगा बल्कि इसको रीच करेगा, वो टाइम इंटरवल मैं रिलेटिव मोशन से निकाल लिया। और सर अब रिलेटिव मोशन से वो टाइम 1 आवर आया, तो उस 1 आवर में जो ए रियल में डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात आती है, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ पाइप विच कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन इज माउंटेड ऑन अ कार्ट, द कार्ट मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ विद स्पीड v1 एट एंगल अल्फा द हॉरिजॉन्टल alpha to the horizontal. Should the pipe be placed so that drop of rain fall vertically with a velocity v2 6 meter per second moves parallel to the axis of pipe without touching its wall? Consider a velocity of drop as constant due to resistance of air. अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चे, मैं एक बार यहाँ पे डाटा लिख लेता हूँ कि जो मेरे पास कार्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये मेरे पास कार्ट था, ठीक है, और ये मेरे पास कार्ट है और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है सर, 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। एंड एंगल ऑफ अल्फा, यहाँ से इसका ये एंगल है अल्फा, हॉरिजॉन्टल शुड बी पाइप सो दैट ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो रेन मूव कर रहा है वो 6 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये कह रहा है सर इस को किस एंगल पर मूव कराऊं सो दैट मेरे पास जो रेन फॉल है वो इसके सरफेस को टच ना हो, यानी सर जो रेन है वो हॉरिजॉन्टल से वो भी अल्फा डिग्री पे मूव करे। तो आप अगर यहाँ पे रेन की वेलोसिटी देखेंगे, रेन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कार्ट आपके पास रेस्ट पे आ जाएगा, ये एंगल अल्फा है, ये कार्ट रेस्ट पे आ चुका है। और रेन की वेलोसिटी देखेंगे तो डाउनवर्ड तो 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, बट कार्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कार्ट की वेलोसिटी आपको जीरो करनी पड़ेगी, बैकवर्ड 2 करोगे ये जीरो हो जाएगा, और रेन ड्रॉप में भी बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 ऐड करोगे तो ये मेरे पास रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। अब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट रेन किस डायरेक्शन में चलेगा सर, डाउनवर्ड 6 चल रहा है, यहाँ 2 चल रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, और क्योंकि इसे बिना टच इसके सरफेस को टच किए मूव करना है, तो इस ट्रायंगल से आप tan अल्फा की वैल्यू देखना, tan अल्फा होगा दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड की वैल्यू 6 है, डिवाइड बाई दिस साइड की वैल्यू 2 है, अल्फा आपका आ जाएगा tan इनवर्स 3। यानी आपके पास जो आंसर है वो एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है ऑप्शन बी, तो मेरे पास बी जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट। चलो अब नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बॉम्बर प्लेन मूविंग अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड रिलीजिंग अ बॉम्ब एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सर ग्राउंड है क्वेश्चन नंबर 10 में, और ग्राउंड पे यहाँ पे एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन ग्राउंड से कितने 80 मीटर के डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है, राइट। अब ये ट्रैवल कर रहा है और कह रहा है अब बॉम्ब, और ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये भी मूव कर रहा है, 20 मीटर
पर सेकेंड की स्पीड से, रिलीजिंग अ बॉम्ब एट हाइट 80 मीटर अबव द ग्राउंड एज सोन। एट द सेम इंस्टेंट हंटर इज नेग्लिजिबली हाइट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट बिलो इट। इसके जस्ट नीचे जो मेरे पास ये हंटर था वो मूव करना शुरू करता है विद टू कैच द बॉम्ब विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड ही रियलाइज, यानी कहानी क्या है यहाँ पे मैं आपको एक बार सही से समझा देता हूँ। तो सर मेरे पास यहाँ से जब बॉल ड्रॉप करूँगा तो बॉल की भी स्पीड सर प्लेटफॉर्म की स्पीड के बराबर ही हो जाएगी, जो कि होगी 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही बॉम्ब को ड्रॉप किया, यहाँ पे जो हंटर है ये चलने लगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड से। ऑफ कोर्स ये बात है, 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया t = 0 पर। अब सर आफ्टर 2 सेकेंड, यानी सर जब ये 2 सेकेंड पे आया t = 2 सेकेंड पर, ये क्या रियलाइज किया कि ये कभी इस बॉल को नहीं पकड़ सकता है, ठीक है ना। आफ्टर 2 सेकेंड ही रियलाइज ही कैन नॉट मेक इट, ही स्टॉप्स रनिंग एंड होल्ड हिज गन एंड फायर इन सच डायरेक्शन सो जस्ट बिफोर बॉम्ब हिट्स द ग्राउंड बुलेट विल हिट इट। यानी सर उसके बाद ये क्या करता है, ये गन लेता है और ये गन से बुलेट फायर करता है, ठीक है। और बुलेट ऐसे फायर करता है कि जिस टाइम पे ये बॉम्ब, जिस टाइम पे आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो जिस टाइम पे ये बॉम्ब सर यहाँ पे ग्राउंड पे हिट करता है, वैसे ही ये भी यहाँ से गोली इसको हिट कर जाती है, सही है। तो अगर मैं इस बॉल की बात करूं, ठीक है ना, फॉर बॉल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगेगा वो आपको पता है, √2h/g आता है। कैसे होगा सर, डिस्प्लेसमेंट ये हाइट h हो गया, ग्रेविटेशन एक्सलरेशन ये है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s = ut + ½ at² लगाओगे, t की वैल्यू 2h/g आएगी। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2, h की वैल्यू 80 है, /g की वैल्यू आप 10 ले लोगे, ये आपके पास आ जाएगा t की वैल्यू 4 सेकेंड। अब सर ये जो बॉल है, बॉल मेरे पास यहाँ पहुँच रहा है एट t = 4 सेकेंड पर, है ना। अच्छा, ये यहां से आप अगर यहां देखोगे तो यहां से यहां ये 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा और ये 20 मीटर यहां से यहां चल चुका होगा विद इन 2 सेकंड में। 10 मीटर की स्पीड है, 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस चल लेगा। और फिर 2 सेकंड के बाद ये अगर इसको यहां कोलाइड करना है तो बच्चे यहां पे ये जो मेरे पास गन है या बुलेट है, बुलेट भी सर t = 4 सेकंड पर यहां पहुंचना चाहिए, यानी 2 सेकंड तो यहां हो गया, यानी यहां पे इस गन का टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए 2 सेकंड। बात ये भी सही लग रहा है। अच्छा, यहां पे आप एक चीज और देखना कि सर बॉल के लिए जो रेंज होगा, वो रेंज यहां से यहां r की वैल्यू वो एक बार देख लेते हैं कितना होगा। तो रेंज मेरे पास आएगा सर s = वेलोसिटी × टाइम, ठीक है। तो सर अगर x डायरेक्शन में बात करूं तो x डायरेक्शन में बॉल का डिस्प्लेसमेंट है r, वेलोसिटी x डायरेक्शन में 20 और यहां से यहां जाने में इसे लग रहा है 4 सेकंड, तो ये टोटल हो जाएगा 80 मीटर, यानी ये टोटल 80 है, ये 20 हो गया, तो ये कितना होगा सर, ये 60 मीटर होगा। अब यानी ध्यान से देखना सर, मुझे ऐसे गन की बात करनी है जिसका रेंज 60 हो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 मीटर पर सेकंड हो, उसके लिए मुझे बात करना है कि सर व्हाट शुड बी द फायरिंग स्पीड ऑफ बुलेट। यानी सर अब बुलेट की बात करना और बुलेट के बारे में मुझे आइडिया लग चुका है। वो भी आइडिया क्या लगा है, ध्यान से देखना कि सर बुलेट को यहाँ से चलने में सर इनिशियल वेलोसिटी v लगा है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सर इसको टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है 2 सेकेंड और सर इसका रेंज है यहाँ से यहाँ, यानी उसका रेंज है 60 मीटर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बुलेट की बात करूं तो बुलेट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2uy/g और रेंज की बात करूं 2uxuy/g, है ना। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मैं काफ़ी इजीली तरीके से निकाल सकता हूँ। मैं अलग से पेज में एक बार कर देता हूँ सही से सॉल्यूशन। तो सर मुझे बुलेट ऐसा चाहिए कि सर उसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी ux है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी vy है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 2 सेकेंड है और जिसका रेंज मेरे पास आ रहा था 60 मीटर, राइट। रेंज कितना था, 60 मीटर। तो सर t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2uy/g और रेंज की वैल्यू आ जाएगी 2uxuy/g। तो यहाँ से t की वैल्यू है 2 = 2uy/g, तो uy की वैल्यू आप देखोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। रेंज की वैल्यू आपके पास 60 है, 2uy/g की वैल्यू आप देखोगे कितना आ रहा है, 2uy/g की वैल्यू 2 आ रही है, 2uy/g की वैल्यू 2 आ रही है इंटू ux, तो ux की वैल्यू आपको पास मिल जाएगी 30 मीटर
पर सेकेंड। तो सर वेलोसिटी बुलेट की जो होगी वो अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर होगा, यानी 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये आ जाएगा 900 प्लस 100 100 हो जाएगा 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है कि अगर मैं बुलेट को 10 रूट 10 से यहाँ से फायर करूँगा तो ये आफ्टर 2 सेकेंड और 16 मीटर के बाद में ग्राउंड तक पहुँचेगी और सर ये जो बॉल है वो भी वहाँ पहुँचेगी और हिट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर मेरे पास ऑप्शन सी है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3 पॉइंट ऑफ चार्जेस 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम kept at verticals A, B, C respectively on equilateral triangle on side 20 cm. As shown in figure, what should be the sign of magnitude of charge Q? चार्ज Q का मैग्नीट्यूड क्या हो? टू बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट M, सो साइड BC सो दैट चार्ज एट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में रिमेन हो। तो एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास +2 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, यहाँ पे मेरे पास -3 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, यहाँ पे मेरे पास -3 माइक्रोकूलम चार्ज होगा और यहाँ पे मैं कितना चार्ज रख दूं या किस नेचर का चार्ज रखूं। सो मेरे पास जो A पार्टिकल है चार्ज एट 8 रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, पॉइंट A पर चार्ज इक्विलिब्रियम पर हो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब सर इस पे नेट फोर्स मेरे पास होना चाहिए 0, तो F नेट इस पे मैं 0 एक बार देखता हूँ। सर अगर ये डिस्टेंस A मान लूँ, ये A मान लूँ, ये A मान लूँ, तो ये डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे तो ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा A cos 30 डिग्री। ठीक है सर, ये एंगल 30 डिग्री होगा, A cos 30 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद आप देखोगे तो सर इस 3 वाले के वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आप देखोगे तो कितना हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ सर F1 लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्ट कर रहे होंगे, सेम F1 भी फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, सेम F1 फोर्स। अब अगर इसे इक्विलिब्रियम में रखना है तो सर Q को मेरे पास पॉजिटिव होना पड़ेगा, जिसके वजह से इस पे ये एक F2 फोर्स लगा सके इस डायरेक्शन में। और F1 और F1 आप देखोगे दोनों की वैल्यू सेम होगी, -2 और डिस्टेंस सेम है। ये एंगल 30 है और ये एंगल 30 है। तो आप क्यों चार्ज पे देखोगे F2 फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में F1 cos 30 यानी 2F1 cos 30 यहाँ पे लगेगा। और अगर इस पे नेट फोर्स F नेट 0 लेना है तो सर F2 की वैल्यू 2F1 cos 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक भी बात सही है। 2F1 की वैल्यू देखना, F1 इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है जो कि आपके पास हो जाएगा K, F1 की वैल्यू K, Q1 3 हो जाएगा, Q2 2 हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यानी A स्क्वायर हो जाएगा इंटू cos 30। और F2 की वैल्यू है सर Q और A पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई A cos 30 स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये इक्वल कर देता हूँ, फिर एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू कट रही है। K से K कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा। तो Q अपॉन cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू cos 30 हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये 2 से 2 चला जाएगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी 3√3 इंटू 3/4 यानी 9 √3/4 माइक्रोकूलम। यानी जो मेरे पास आंसर है वो आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट आंसर है और पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी क्योंकि ये इसको रिपेल करना चाहिए। यहाँ तक बात सही लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा कह रहा है, इन द बेसिस CsCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर Cs प्लस Cl माइनस आयन देयर आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड Cs आयन ऑन द Cl माइनस आयन इज। अब कह रहा है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाई 8 CS आयन और बीच में मेरे पास कौन सा Cl माइनस आयन है उनके बीच में। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये मेरे पास सारे के सारे क्यूब हैं, ठीक है ना, एक क्यूब के 4 कोनों पर हैं और ये मिड पॉइंट पे है।
अगर ये वाला इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो सर इसके अपोजिट चार्ज वाला इस पे उतना ही फोर्स लगा के नेट फोर्स जीरो कर दे रहा है। सेम सर ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये फोर्स लगा के सर टोटल फोर्स जीरो कर दे रहा है। यानी Cl माइनस पे जो F नेट होगा वो आपको खुद ही दिख रहा है सर, वो जीरो होगा। यानी आंसर मेरे पास डी सही होगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार 13 देखते हैं। 13 के सामने आपके पास कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट डेंसिटी लैम्डा एट ओ, पॉइंट ओ पे आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना 13 है, एक बार चेक कर लेते हैं। सर इस तरह का मेरे पास एक आर्क है और सर ये पॉजिटिवली चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पे कितना है सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और इस पे अब देखना इस वाले वायर के वजह से सर पॉइंट ओ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी नहीं आने वाला सर, इसके वजह से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला। जो भी आएगा सर इस आर्क के वजह से आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर्क का होता है वो होता है 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2। तो 2k लैम्डा और रेडियस ये कहाँ दे रखा है, आर ही दे रखा है, और साइन, और यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल देखो तो ये 180 है, तो 180 साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 2k लैम्डा बाई आर। तो ऑप्शन 2k लैम्डा बाई, अच्छा k की वैल्यू भी पुट कर देना, 2 लैम्डा k हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी आंसर जो है वो मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एक बार 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ चार्ज बॉल बी हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड एस विच एन एंगल थीटा एंगल पर as shown in figure the surface charge density s of the seat is proportional to। तो सर ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है s, वो मेरे पास स्मॉल s जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सर जो चार सीट है, ठीक है, ये मेरे पास एक मास है b और ये एंगल है मेरे पास थीटा, और चार्ज डेंसिटी अगर मैं यहाँ पे सीट का s बोल देता हूँ तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा इंटू एस होगा, सॉरी सिग्मा इंटू एस नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा जो कि होता है चार्ज डेंसिटी, तो ये बेसिकली हो जाएगा मेरे पास चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे इसका मास जो होगा वो mg हो जाएगा। तो सर अगर यहाँ से tan थीटा की बात करूँ तो यहाँ से जो एंगल ये थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, tan थीटा मेरा हो जाएगा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई mg। तो s जो है वो tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आंसर जो है वो मेरे पास b करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो ऑप्शन 14 का b सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। In arrangement shows there are two long threads both start from origin. The thread with positive charge extended along positive axis while other extended negative axis. The charge per unit lambda की चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0, b यानी O, B पे मुझे निकालना, और ये कुछ मुझे ये वैल्यू दिया रखा है। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है सर, ये x एक्सिस है मेरे पास और ये मेरे पास y एक्सिस है। x एक्सिस में सर यहाँ इस वाले एक्सिस पे एक हाफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और यहाँ पे एक हाफ इनफाइनाइट सीट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसका भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट O, B पर 0, B पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस हाफ सीट के वजह से जो इस पे चार्ज होगा वो एक बार देख लेते हैं। सर नेगेटिव फील्ड के वजह से इस पे x डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, और y डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर E2। सेम इसके वजह से भी सर इसके इस डायरेक्शन में, इसके वजह से सर इस डायरेक्शन में होगा E2 मान लेता हूँ, या E1 और E1 ही मान लेता हूँ, दोनों का x और y सेम ही होता है। इसकी वजह से E2 यहाँ मान लेता हूँ और E2 यहाँ मान लेता हूँ, सॉरी E2 यहाँ नहीं होगा, बाहर साइड में होगा, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से x डायरेक्शन में नेगेटिव वाले की वजह से यहाँ लगेगा, y यहाँ पे लगेगा, और पॉजिटिव वाले की वजह से देखेंगे तो एक तो अपवर्ड जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा E2। तो y डायरेक्शन में आप देखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लैम्डा सेम है, जबकि x डायरेक्शन में जो होगा वो हो जाएगा E1 प्लस
E2, जहाँ पे E1 की वैल्यू आपको याद हो अगर जो होता है k लैम्डा बाई आर, प्लस E2 की वैल्यू भी उतनी होगी k लैम्डा बाई आर, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। k की वैल्यू आप पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ पे जो r है वो ये वाली डिस्टेंस होगी जो कि अभी है b, तो r की वैल्यू आप b के इक्वल रख दोगे, तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस आई कैप में, तो माइनस आई कैप में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार 16 देख लेते हैं। 16 मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है कि अ हॉलो सिलेंडर ऑफ चार्ज क्यू कूलम विद इन इट। सर एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना, उसमें एक मेरे पास चार्ज क्यू कूलम का रखा हुआ है। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट of voltmeter associate with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in unit of voltmeter, what should it be? तो समझना, ये कह रहा है मेरे पास एक सिलेंडर है क्वेश्चन नंबर 16 में, और कह रहा है सर इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q का, और इसका जो एक सरफेस है सर फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद कर्व्ड बी सरफेस, यानी सर जो कर्व्ड बी पर है। अच्छा यहाँ पे सरफेस देखना सर, ये जो कर्व्ड सरफेस है उसको बी बोल दिया, इस सरफेस को सी बोल दिया, और इस सरफेस को ए बोल दिया। तो अगर आप देखोगे तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें 3 सरफेस हैं, सी, एक बी और एक ए, तो फाई सी प्लस फाई ए प्लस फाई बी, ये हो जाएगा इस पूरे सरफेस से नेट। ठीक है, फाई नेट, सर फाई नेट कितना होगा? फाई नेट आपको पता है क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सर आपको एक चीज और पता है कि सर फाई सी और फाई ए की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि आप यहां समझ सकते हो कि सर ये दोनों सिमेट्रिकली हैं, तो दोनों के वजह से जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा। ठीक है, और मुझे निकालना है सरफेस ए के वजह से, तो फाई सी को फाई ए लिख सकता हूँ प्लस फाई ए, और सरफेस बी के वजह से फ्लक्स है वो सर कह रहा है कि वो कितना है, वो मेरे पास फाई है, तो ये हो जाएगा 2 फाई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, तो फाई ए की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई बाई 2, यानी आंसर जो है वो मुझे डी बिल्कुल सही से दिख रहा है, तो आंसर इसका डी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कह रहा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्टेड parallel to x-axis is shown as the variation of electric field with x can be best represented of the following graph। इन चारों में से यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है v वर्सेस x का, जिसमें से मुझे एक ग्राफ है, 4 ग्राफ में से ये चेक करना है कि कौन सा मेरे पास परफेक्ट ग्राफ होगा e वर्सेस x। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक बार 17 में जरा चेक करना बच्चा, आपके पास ग्राफ दिया है v वर्सेस x का, और आपको एक चीज पता है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होता है डेल v माइनस डेल v बाई डेल x, यानी सर v वर्सेस x ग्राफ का नेगेटिव ऑफ स्लोप बाई dv बाई dx स्लोप होगा, और माइनस साइन ये मेरे पास क्या देगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब सर सबसे पहला सर यहाँ पे v वर्सेस x ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर मैं e वर्सेस x ग्राफ जो कि विच इन मीटर में दिया हुआ है x इजकल टू 2 पर चेक करूं, तो x इजकल टू 2 से लेके x इजकल टू 0 तक स्लोप मेरा कैसा है, आप यहाँ पॉजिटिव देख सकते हो, स्लोप पॉजिटिव है तो e इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, और स्लोप है कितना 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, यानी -5 हो जाएगा सर, -5 0 2 से 0 यहाँ तक जाएगा, राइट। ये उसके बाद सर 0 से लेके 1 की बात करो तो इसका स्लोप 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से लेके 1 तक में 0 होगा। फिर उसके बाद देखना ये स्लोप नेगेटिव है यानी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कितना 10 डिवाइड बाई 1 यानी +10 होगा, ये +10 अगर मैं कर देता हूँ तो 0 से लेके 2 तक में ये कुछ इस तरह होगा। आप यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, पहला ऑप्शन सर हो सकता है, यहाँ अभी भी 0 है फिर है, और फिर यहाँ देखोगे पॉजिटिव है नेगेटिव, और स्लोप कितना होगा 20 डिवाइड बाई 2 +5, तो -5 होगा, यानी 2 के बाद से मेरे पास ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आंसर जो है ए मेरे पास
करेक्ट आंसर। दिख रहा है साफ, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर एक बार 18 क्या कह रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सर 3 लार्ज प्लेट हैं ए बी सी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड चार्ज आर गिवन शोन प्लेट इतना इतना। तो एक प्लेट ए दिया हुआ है, एक प्लेट दिया है मुझे बी और एक प्लेट दिया है मुझे सी। ए बी एंड सी, ये -3 कूलम है, ये 4 कूलम है और ये 5 कूलम है, ठीक है। और कह रहा है अपीयर्स टू लेफ्ट सरफेस, यानी सर प्लेट बी के लेफ्ट सरफेस में, यानी इस सरफेस में सर कितना चार्ज होगा इसके बारे में मुझसे पूछ रहा है। तो आपको एक आइडिया पता है कि सर जो भी मेरे पास सिस्टम है उसमें इस वाले प्लेट में कितना चार्ज होता है, सारे चार्जेस का सम, यानी -3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 उसका आधा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा -3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 का आधा, ये हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 4 9 9 - 3 6, यानी 3 कूलम हो जाएगा। ये -3 है तो यहाँ पे +6 कूलम होगा इस वाले पॉइंट पे, इस वाली पॉइंट पे 3 होगा और -6 होगा, सॉरी यहाँ पे -3 आना चाहिए तो -6 कूलम और यहाँ 3 कूलम हो गया। ये -6 है तो यहाँ +6 कूलम होगा, यहाँ +6 कूलम है और ये 4 कूलम है तो ये 2 कूलम होगा, 2 कूलम है तो ये -2 कूलम हो जाएगा और ये -2 है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सही है, -3 कूलम + 4 + 5, 5 4 9 9 -3 6, ओ सॉरी ये 3 कूलम नहीं आएगा, सॉरी ये मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दिया हूँ कैलकुलेशन में। ये मेरे पास 6/2, 5 4 9 9 - 3 6, 6/2 3 कूलम होगा और ये 3 कूलम होगा तो ये -6 कूलम ही होना चाहिए क्योंकि दोनों का सम -3 कूलम आना चाहिए। ये -6 होगा तो ये +6 कूलम होगा, +6 कूलम है तो इस वाले सरफेस पे मेरे पास चार्ज आएगा -2 कूलम, अच्छा -2 कूलम आएगा, यहाँ पे +2 कूलम आएगा और यहाँ पे +3 कूलम आएगा। तो यहाँ प्लेट बी पर आप देखेंगे तो आपके पास चार्ज होगा C, यानी ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन बी मेरे पास 6 कूलम सही है। वही वाली कहानी है कि सर पूरे प्लेट में जो चार्ज है उनके हाफ कोने में बढ़ जाते हैं। सर इस पर -3 कूलम चार्ज था, यहाँ पे आप कह रहे हो 3 कूलम है तो यहाँ ऑफ कोर्स की बात है -6 होगा। सर सामने वाले प्लेट पे जस्ट उसका नेगेटिव चार्ज रिप्रोड्यूस हो जाएगा तो -6 का +6 हो जाएगा तो +6 मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर एक बार 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E इतना दिया हुआ है, if potential at origin take to be 0 then potential x = 2 and y = 2 पर क्या होगा। तो आपको एक वैल्यू पता है सर E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड -∂V/∂x - -∂V/∂y जे कैप। एक तो ये आपको रिलेशन पता है और आपको एक रिलेशन पता है सर ΔV क्या होता है। ΔV होता है इंटीग्रेशन E.dx प्लस माइनस का और माइनस का इंटीग्रेशन EY.dy, ठीक है, यही होता है। तो ΔV क्या हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, और 0 पे 0 है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके कहाँ तक सर x = 2 तक, x = 2 तक है। Ex की वैल्यू 25 है तो 25 ये नेगेटिव में आएगा, 25 × dx प्लस 0 से लेके y की वैल्यू भी 2 है, 2 डालूंगा, Ey की वैल्यू यहाँ पे 30 जे कैप दिख रही है तो Ey 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy। v फाइनल मुझे नहीं पता है, -v इनिशियल 0 है क्योंकि 0,0 पे पोटेंशियल 0 बोल रखा है, माइनस का है ये 25 × dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन x, ये हो जाएगा 2 प्लस 30 × dy का इंटीग्रेशन y, पुट करूंगा वैल्यू 2 हो जाएगा। v फाइनल आ जाएगा मेरे पास -50 + 60 जो कि हो जाएगा -110 वोल्ट। तो आंसर मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 20 का आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ज़्यादा इजी मिल जाएगा। आपको पता है कि सर मेरे पास यहाँ पे ये है सरफेस और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर सरफेस से होके जा रहा है, और कैसे जा रहा है सर किसी एंगल अल्फा से, यानी क्रॉस नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। तो सर वहाँ पे जो क्वेश्चन 20 का आंसर है वो 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, सरफेस
से थीटा डिग्री पर बना रहा है, उसको टच करते हुए जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब आंसर इसका जो आएगा ऑप्शन नंबर वो आपके पास डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटीजर टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सर मुझे x इक्वल टू 0 पर एट टाइम t इक्वल टू 0 पे एक बॉडी स्टार्ट करना शुरू होता है, x डायरेक्शन में मूव करता है और वेलोसिटी a रूट x है। अब यहाँ देखना वेलोसिटी a रूट x है और मुझे पता करना है सर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर n है, तो इस n की वैल्यू कितनी होगी, राइट, यही करना। अच्छा, अगर मैं v को ऐसे लिख दूं सर dx बाई dt, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा a x के पावर हाफ, ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई x के पावर हाफ इजकल टू a dt। सर अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो सर इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ये x के पावर माइनस हाफ होगा, x के पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पे x के पावर माइनस हाफ प्लस हाफ x के पावर हाफ हो जाएगा और माइनस हाफ ये हो जाएगा 2 इजकल टू ए टी हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो x का पावर 1 प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है n की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। क्वेश्चन नंबर एक बार 22 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीच द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3v। तो एक स्टोन है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड u से फेंका गया एट टॉप ऑफ द टावर। ये मेरे पास टावर है, टावर का ये हाइट मेरे पास मान लेता हूँ h है और यहाँ से मैं इसको अपवर्ड फेंका हूँ एट वेलोसिटी u से एंड द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी। जब ये ग्राउंड पे रीच कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 3u हो जाती है। देन द हाइट ऑफ टावर, ये कह रहा है टावर की हाइट ए यू स्क्वायर बाई जी है, तो ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, तो आप यहाँ पे सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो डाउनवर्ड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू है। अच्छा, टाइम मुझे नहीं पता, तो ये इक्वेशन लगा के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा भी तो मैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। फाइनल वेलोसिटी है 3u यानी 9u स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g हो जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास s, ये आ रहा है आपके पास h जो कि है ए यू स्क्वायर बाई जी। सर g से g चला जाएगा तो ए यू स्क्वायर इक्वल टू 8u स्क्वायर बाई 2 होगा और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 3 point charges Q1, Q2, Q3 in order are placed equally spaced along a straight line Q2 and Q3 are equal in magnitude but opposite sign. If the net force Q3 is 0, the value of Q1 is equal to n times of Q3 है, find the value of n। तो कह रहा है 3 point charges है Q1, Q2, Q3 in order are placed equally spaced along a straight line। तो Q1, Q2, Q3 को सर ये Q1 है, ये Q2 है और ये मेरे पास Q3 है। सबको एक पॉइंट पे रखा हुआ है और इक्वली स्पेस दिया गया। ये दोनों के बीच का स्पेस सेम है और ये दोनों के भी स्पेस सेम है। कह रहा है Q2 एंड Q3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। Q2 एंड Q3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इसको अगर Q मान लेता हूँ तो Q3 भी Q हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो सर इनको साइन एक को पॉजिटिव मान लेता हूँ और एक को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो ये मेरे पास नेगेटिव मान लिया और इसे मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है आर इक्वल इन बट अपोजिट इन साइन इफ द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। Q3 पे जो नेट फोर्स है कह रहा है 0 है। द वैल्यू ऑफ Q1 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ Q3, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कह रहा है सर यहाँ पे जो नेट फोर्स है Q3 पे वो 0 है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 के वजह से सर अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसे मैं F2 बोल सकता हूँ, ठीक है ना, F2। और Q1 के वजह से सर अगर ये है तो सर इसे सेम नेगेटिव चार्ज ही होना पड़ेगा, जिसके वजह से सर इसमें रिपल्सिव फोर्स लगे और F1 यहाँ पे लगे। तो आप ये लिख सकते हो सर अगर नेट फोर्स 0 है तो F2 की वैल्यू F1 के बराबर होना चाहिए और दोनों के बीच सेम स्पेस है तो डिस्टेंस D और D ही होगा Q1 Q2 के बीच और Q2 Q3 के बीच। और F2 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास
F1। अब F2 2 के वजह से लग रहा है, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी K Q2 Q3 डिवाइड बाई डी स्क्वायर इजकल टू F1 की वैल्यू हो जाएगा Q1 Q3 इज अपॉन 2D स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर चला जाएगा। अच्छा 2D का होल स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, K से K चला जाएगा और Q3 से Q3 चला जाएगा, तो 4Q2 इजकल टू Q1 हो जाएगा, ठीक है ना। और Q3 और Q2 की वैल्यू सेम है, तो ये 4 Q2 की जो वैल्यू है वही Q3 की है, Q3 इजकल टू Q1 हो जाएगा। तो Q1 इजकल टू n टाइम्स ऑफ Q3 है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी आंसर जो होगा मेरे पास वो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का है, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B repel each other with a force F. The sphere are kept fixed with a distance r, ठीक है, between them. A third identical but uncharged sphere is brought in contact with A, then placed at midpoint of line joining. यानी कह रहा है टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B repel each other with force F. तो सर A और B, मेरे पास ये एक चार्ज है A और ये एक चार्ज है B, जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अभी रिपेल करने का मतलब सेम नेचर के चार्ज होंगे, रिपेल ईच अदर विद फोर्स F. द स्फीयर आर केप्ट एट फिक्स्ड डिस्टेंस एट A विद अ डिस्टेंस R. ये दोनों फिक्स डिस्टेंस R पे रखे हुए, यहाँ भी बात सही है। बिटवीन देम अ थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज स्फीयर C इज बॉट टू कॉन्टेक्ट विद A. तो मान लो सर इसका चार्ज QA है और इसका चार्ज है QB, तो यहाँ से F की वैल्यू आप क्या लिखोगे, K QA QB डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, सही है ना। अच्छा इक्वली चार्ज है तो QA QB की वैल्यू तो सेम ही हो जाएगी, तो QA QB से मानने से अच्छा मैं Q ही मान लेता हूँ। सर इन दोनों पे चार्ज कितना है, Q ही है, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सही है। अब एक C चार्ज है, कह रहा है एक C चार्ज है जो कि अभी मतलब कॉमन ही था, मतलब कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, इज बॉट टू A एंड प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B. तो सर इसको जैसे ही मैंने क्या किया, सर यहाँ पे कांटेक्ट में लाया, कांटेक्ट में लाने के बाद होगा क्या, सर कांटेक्ट में जैसे लाऊंगा किस पे नेट चार्ज Q था, तो सर Q/2 दोनों पे चार्ज आ जाना चाहिए। तो सर ये अब A वाले पर जो A वाला पार्टिकल है उसमें चार्ज हो जाएगा Q/2, C को मिड पॉइंट पे रख दिया, उस पर भी चार्ज Q/2 है, और B वाले पे मेरे पास चार्ज Q है और मिड पॉइंट पे है, ये डिस्टेंस है R/2 और ये टोटल डिस्टेंस है R, ठीक है। और कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा ये मुझे पता करना है। तो C पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स A के वजह से होगा, सर FA मान लेता हूँ, और अभी दोनों चूंकि सेम चार्ज होंगे तो FA यहाँ पे लग रहा होगा और Q पे यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा FB, तो इस पे लगने वाला F नेट हो जाएगा FB माइनस FA अपोजिट डायरेक्शन में। FB कितना लगेगा, K Q1 इंटू Q/2 डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों FA की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q2 K Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस ये हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4। वैल्यू एक बार चेक करते हैं कितना आ जाता है, K Q अपॉन R स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू F ही है, इनटू ये 4 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो F ही आने वाला है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी, आंसर है जो कि मेरा, क्योंकि जो फाइनल आंसर है F नेट वो भी बाद में F ही लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो N टाइम F होगा, यानी N की वैल्यू 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल particles each of mass m having charge -q and +q is revolving in a circle of radius r under the influence of electric attraction. Kinetic energy of each particle q square upon n r है, find the value of n, ठीक है। अब यहाँ पे देखना दो आइडेंटिकल पार्टिकल है जो m मास और -q और +q पे कर रहे हैं, यानी सर ये दोनों, एक मेरे पास चार्ज है q और एक सर मेरे पास सेम मास का चार्ज है -q, मास इसका भी m है, मास इसका भी m है। और अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये दोनों इसके अराउंड क्या कर रहे हैं,
मूव कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v मान लेता हूँ और इसकी एक सेंट्रीपिटल फोर्स Fc मान लेता हूँ। ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा ये इसके वजह से इस पे लगने वाला क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू होगी k q1 q2 डिवाइड बाई, अभी रेडियस अगर मैं r लेता हूँ तो सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2r स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc की वैल्यू है ना किसी भी सर्कुलर मोशन में। तो ये मैं अगर mv स्क्वायर अपॉन r हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, तो सर काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है इस पार्टिकल m का वो होगा सर हाफ mv स्क्वायर, है ना। और mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, mv स्क्वायर की वैल्यू है क्योंकि स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू r mv स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो mv स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन 8 आ। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 8 है, तो n इजकल टू 8, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। बस ये एक छोटा सा काम है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चे, टेक केयर और बेस्ट ऑफ।